हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो हम क्लास 11th फिज़िक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और हम आज पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आज हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो आपको पता है कि एटम किन से मिलकर बना है? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम बना रखा है यहाँ पे मैंने, एटम नहीं है ये, न्यूक्लियस है केवल। अगर ये मैं ऑर्बिट बना दूँ और इन ऑर्बिट में मैं इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा दूं, तो इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस दो पार्टिकल से मिलकर बना है। एक तो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपको, और एक रेड रेड दिख रहे हैं। तो आप ब्लू को, एक को आप कह दो प्रोटॉन और एक को आप कह दो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर हम ये ब्लू वाला लेते हैं प्रोटॉन, तो रेड वाला हो जाएगा न्यूट्रॉन। ओके, अब इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली एक साथ हम कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जब मैं न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूँ तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक साथ बात कर रहा हूँ। जैसे हम क्लास में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों ही हैं। वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंडली हम इनको न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन विच आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आपको पता होगा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन अनचार्ज, सबको पता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये बात याद रखना। द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स inside a nucleus is known as strong nuclear force। अब आपने देखा, इधर देखिए कि ये एक न्यूक्लियस है और इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्रोटॉन सारे पॉजिटिव पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखा था कि पॉजिटिव पार्टिकल आपस में रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल आपस में रिपेल अगर करेंगे तो ये तो दूर दूर हो जाएंगे और ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे, और कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो न्यूक्लियस नहीं बनेगा, और न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो एटम नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो मैटर नहीं बनेगा, और मैटर नहीं बनेगा तो यूनिवर्स ही नहीं बनेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस, ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर फिर से बात गौर कीजिएगा, मैंने कह रहा हूँ कि भी प्रोटॉन सारे पॉजिटिव पार्टिकल हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, और ये न्यूट्रल है। इनको कोई अट्रैक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे। तो ये न्यूक्लियस कैसे बना पाएंगे? तो इसका आंसर आता है कि एक नया फोर्स आएगा, वो इनको बांध के रखता है, और वो फोर्स इनके रिपल्शन फोर्स के, मतलब इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन जो नया फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स को भी ओवरकम करता है। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू का अट्रैक्शन फोर्स है कि इसके सामने इसका रिपल्शन फोर्स भी नेग्लेक्जिबल हो जाता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको आपस में बांधे रखने का काम एक फोर्स करता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस को बनाए रखता है। उसी के कारण एटम अपनी शेप में आता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, मैटर बनता है। समझ में आई बात? ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? आंसर है न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी तो बंधे रहते हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो 3 टाइप के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। देखो, एक तो जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बीच में फोर्स लग रहा है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लग रहा है। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ पर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बिल्कुल ही डिफर है। तो इसका नेचर क्या होता है? इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, सबको बाउंड करने का, बांधने का काम करती है, अट्रैक्ट करती है। इट एक्ट्स ओवर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर इज़ ए वेरी वेरी शॉर्टर डिस्टेंस एंड इट इज़ नॉन एज फर्मी। इसको हम फर्मी बोलते हैं। अब से जब भी आएगा फर्मी लिखा हुआ, इसका मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आ गई बात? इसको हम बोलेंगे फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और लगभग न्यूक्लियस का साइज भी इसी डिस्टेंस का होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसकी जो रेंज है, मतलब अगर एक न्यूट्रॉन ये है, एक न्यूट्रॉन ये है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 है, तब तक ये फोर्स लग रहा है। अगर इससे थोड़े से भी ये दूर हो गए तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अगर ये और पास आते हैं तो फोर्स लगता है। समझ गए? अगर ये डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा हो गई तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके सामने बिल्कुल ही नगण्य है, नेग्लिजिबल है। अब हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं सारे फोर्सेस को। देखिए, ये Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, अभी आएगा, अभी समझाता हूँ आपको मैं। Fe मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और Fn मतलब न्यूक्लियर फोर्स। और इनका हम कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा वीक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा 10⁻25 न्यूटन। समझ रहे हो? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है केवल, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 न्यूटन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 न्यूटन है और न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 न्यूटन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ओके, इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स बोथ आर नॉन सेंट्रल। ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर्स ये काम नहीं करते हैं। मतलब ये इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 बॉडीज ही काम करेंगे। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। आपको अगर पता है सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, तो जो सेंट्रल फोर्स नहीं होते वो नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते थे? वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होते थे। आपको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होते हैं? विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होता है। दूसरी बात आती है यहाँ पर, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स पार्टिकल। जैसे आपने ग्रेविटॉन्स देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में और फोटॉन्स देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। कहने का मतलब बच्चों ये बात याद रखो कि कोई भी फोर्स जो होता है फंडामेंटल फोर्स, साइंटिस्ट कहते हैं उनके पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल्स का रोल होता है। वो फंडामेंटल पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं बॉडीज़ के बिटवीन। जैसे 2 बॉडीज़ के बीच में
जब ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दो बॉडीज़ के बीच में जब फोटोन एक्सचेंज होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। और वैसे ही अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में पाई मेसॉन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है तो क्या बनता है? तो न्यूक्लियर फोर्स बनता है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाई मेसॉन्स। ओके, उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि ये 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स। 3 टाइप के हो गए। जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। नेक्स्ट, तो अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई पाई मेसॉन पार्टिकल किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं और उनके एक्सचेंज होने से किस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको फिर से समझिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने अभी बताया कि भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, वो आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और उस अट्रैक्शन फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पाई मेसॉन्स। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। एनालॉजी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप रात को लेट सोते हो और दिन में मतलब 2-3 बजे सो रहे हो और दिन में 12 बजे उठ रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? उल्लू है तू तो यार। वो भी उल्लू रात को जगता है। तो आप उल्लू नहीं हो, लेकिन उसने आपको एनालॉग किया है उससे, उल्लू से कंपेयर करने के लिए, ताकि किसी को समझ में आ जाए। वैसे ही मैं यहाँ पर पाई मेसॉन्स को इन डॉग्स फाइटिंग के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। समझिए बात को। जैसे इस हड्डी को हम मानते हैं, इस बोन को हम मानते हैं पाई मेसॉन, ठीक है। इसको हम मानते हैं न्यूट्रॉन, मान लो चाहे प्रोटॉन मान लो, कुछ भी ले लो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो दो न्यूट्रॉन्स के बीच में पाई मेसॉन एक हड्डी की तरह है। जैसे दो कुत्ते अगर लड़ रहे हैं हड्डी के लिए, तो ये क्या करेगा? इससे छीन रहा है, और जैसे ही इसके पास आती है ये भी इससे छीनता है। तो दोनों एक दूसरे से छीन रहे हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट रह रहे हैं। अगर एक के पास हड्डी आ जाए और चला जाए तो दूर दूर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक के पास जैसी हड्डी आती है दूसरा भी उसको खींचता है, फिर ये वापस इसको खींचता है, ये खींचते रहते हैं। इस तरह से क्या होता है? ये दोनों आपस में बाउंडेड रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ये बाउंडेड है। समझ में आई बात आपको? ओके। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे बंधे हुए हैं? पाई मेसॉन के एक्सचेंज से। एक्सचेंज, तो देयर इज एक्सचेंज बिटवीन पाई मेसॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरह है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते, ये भी नहीं करता। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगते हैं, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लगता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए भी लगता है। और ये बहुत ही वीक होता है इन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है? ये देखिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करते क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से पार्टिकल एमिट करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ये आपको आगे केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। तो आप इतना समझिए अभी कि हमारे नेचर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वो लगातार पार्टिकल एमिट्स करते हैं अपने अंदर से। तो ये एक कोबाल्ट 60, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने अंदर से 2 पार्टिकल एमिट करता है। देखिए, ये पहले कोबाल्ट 60 था, इसने अपने अंदर से 2 पार्टिकल एमिट किए। एक तो न्यूट्रिनो, इसको बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। वैसे अभी आप न्यूट्रिनो समझ लीजिए, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। 2 पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रिनो और ये वाला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो 2 पार्टिकल इसने एमिट किए, न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। इन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स काम करता है,
और वो फोर्स बहुत वीक होता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट and this is the decaying process because this element is divided into splits into is converts into nickel 60 and during this process neutrino and electron are emitted and force between neutrino and electron is known as weak nuclear force। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाले फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिनो और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कब मिलते हैं? जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होता है, वो टूटता रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगातार अपने अंदर से पार्टिकल एमिट करता रहता है और उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थे हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस। इन पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस और उनमें हम फिर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नीट और जेई के लिए वहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। लेकिन हमें ये चैप्टर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं और डायरेक्ट ही हमने सेकंड चैप्टर कर लिया, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ओके बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।